पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। आज कुछ हम ऐसी जानकारियों के बारे में बात करेंगे जो हमारे देश के समाज से संबंधित हैं। कुछ ऐसी घटनाएं जिससे हमारा समाज आहत हो सकता है, हमारे देश को खतरा हो सकता है। पहली घटना, कल नांगलोई में एक परिवार की बात है। नांगलोई में रहने वाला परिवार, उसमें 8 साल की एक बच्ची है जो क्लास 3 में पढ़ती है और उसके ही अपनी एक सहेली के घर जाती है। घर से लौटते वक्त रास्ते में जूस की एक दुकान है, जिसमें जो दुकान मोहम्मद शहजाद का है, वो मोहम्मद शहजाद उस लड़की को ज़बरदस्ती अपनी दुकान में खींच लेता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। लेकिन वो बच्ची जो थोड़ा बहुत शोर करती है, उसका मुंह दबा दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो शोर बाहर निकलता है, एक राहगीर को शक होता है और वह वहाँ पर पहुँचता है, स्थिति को देखता है, वह भी शोर मचाता है। कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और शहजाद पकड़ लिया जाता है। और भी भीड़ इकट्ठी होती गई, पुलिस को इसकी खबर दी गई, पुलिस आती है और संभवतः पुलिस इस केस को रफा दफा करना चाहती है वहीं पर, क्योंकि इसमें आरोपित मुस्लिम है। पुलिस भी ऐसे मामलों में पता नहीं क्यों डरती है, घबराती है। लेकिन पब्लिक का प्रेशर पड़ा, उस लड़की ने सबके सामने में वहीं पर बयान दिया, तो हार कर पुलिस उस मोहम्मद शहजाद को अपने साथ थाना ले आती। लेकिन लोगों का ये कहना था कि शहजाद अकेले नहीं था, उसका एक साथी भी था और पुलिस उस साथी को अरेस्ट करने से मना कर रही थी। अब इसके पीछे पुलिस की क्या मजबूरी थी, क्या मंशा थी, तो पुलिस आई और पब्लिक ने देखा कि शहजाद को भी पुलिस कुछ हल्के फुल्के ढंग से छोड़ देना चाहती है। तो लोगों ने थाने का घेराव किया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई। अंत में पुलिस को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत उस पर एफआईआर करना पड़ा, उसको गिरफ्तार करना पड़ा। चारों तरफ हर दिन हमें सुनने को मिलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारी बेटियां इन दरिंदों से बचेंगी तब ना। और रोड पर दरिंदे बैठे पड़े हैं, ताक में रहते हैं, कहाँ कोई मिले और उसका हम शील हनन करें, उसका मान मर्दन करें। हमारी जो शासन व्यवस्था है, जो हमारा लोकतंत्र है, उसके पास बच्चियों के बचाव के लिए शायद कोई उपाय नहीं है और यह लोकतंत्र, यह शासन व्यवस्था शायद इस विषय को गंभीरता से नहीं लेती है। अगर हम सभी एकजुट नहीं हुए तो कल उस बच्ची के साथ हुआ है, कल हमारी बच्चियों के साथ भी होने की संभावना है। तो जैसा आप लोग निर्णय करें, मैं आप लोगों के साथ साथ हूँ और आप हमसे जो भी सहयोग मांगेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। दूसरी घटना, सोमवार यानी परसों हल्द्वानी की, हल्द्वानी उत्तराखंड में है। हल्द्वानी का एक इलाका है भूलपुरा। भूलपुरा में एक जगह पर राजेंद्र मौर्य जी रहते हैं अपने परिवार के साथ। नगर निगम वहाँ आकर के नाली बनाता है जल निकासी के लिए। वह नाली उनके घर के पास ऊंची हो जाती है, जिसकी वजह से सारा पानी उनके घर के सामने में जमा होने लगता है, दूसरे घर से आया हुआ पानी। कुछ दिनों तक ऐसा देखने के बाद और नगर निगम को कंप्लेन करने के बाद भी जब कोई एक्शन नहीं हुआ, तो राजेंद्र आर्य जी ने
राजेंद्र मौर्य जी ने उस नाली को तोड़ दिया। नाली तोड़ देने पर जो उनके निकटतम पड़ोसी इमरान नाम का आदमी था, उसने रात में इनसे बहसबाजी की, गाली गलौजी हुई। उसके बाद वो वहाँ से चला और अपने 10-12 मुस्लिम भाइयों को बुला कर ले आया और राजेंद्र मौर्य जी के परिवार में जितने भी लोग थे उन सब की बहुत बुरी तरह पिटाई की, लोहे के रॉड से, लाठी डंडों से, ईंट पत्थर जो वहाँ पर मिला उससे उठा उठा कर पीटा। और यहाँ तक कि उस परिवार में एक महिला गर्भवती थी, उसके पेट पे लातें चलाई और उसके कपड़े फाड़ दिए। राजेंद्र जी पुलिस स्टेशन गए, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। हाँ, इमरान और उसके 4 साथियों के खिलाफ खानापूर्ति के लिए एक FIR दर्ज कर ली गई। तीसरी घटना पर जाने के पहले ये दूसरी घटना के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि ये कब तक चलेगा, कब तक होता रहेगा। आज राजेंद्र मौर्य के साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ होगा, परसों मेरे साथ होगा, तरसों हमारे पड़ोसी के साथ होगा। ये क्या चक्कर है? कुछ होता नहीं है। अक्सर ये घटना देखते होंगे, 2 लोग हैं, अगर उनकी बाइक एक दूसरे से छू गई या कोई भी पर्सनल कारण से आपस में लड़ाई हो गई तो दूसरे पक्ष के 20, 25, 50, 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे आज ही की घटना है, उत्तराखंड की एक जगह पर एक लड़की अपने घर से सब्जी लाने के लिए निकलती है, बीच में 2 लड़कों ने उसके साथ छेड़छाड़ किया। वो लड़की अपने घर में पहुंच करके बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। उसके घर वालों ने कुछ हिंदू संगठनों को फ़ोन किया, पुलिस को भी फ़ोन किया। अब यहाँ पर चूँकि आरोपित मुस्लिम था तो वहाँ भी पुलिस की हीलावारी शुरू हो गई, लेकिन मुस्लिम संगठन के कुछ लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और उन्होंने पता किया कि दोनों हैं कहाँ, तो दोनों मस्जिद में छुपे हुए थे। तो जब हिंदू संगठन के लोग वहाँ इकट्ठे हुए तो कुछ ही देर में, पता नहीं उनका क्या सिस्टम है, कि सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम लोग पहुँच गए और अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फिर पुलिस वहाँ पर आई और उन 2 लड़कों को गिरफ्तार करके ले गए और बाकी लोगों को खदेड़ दिया। लेकिन ये इस ढंग से कि अगर लड़की बाहर निकलती है तो उसके साथ छेड़छाड़ होगी या उसके साथ दुष्कर्म होगा या इस बात का कोई विरोध करता है तो उसकी मार पिटाई होगी या उसका सर तन से जुदा हो जाएगा, ये कब तक चलेगा? ये हमें डिसाइड करना है। ये तुरंत बंद होगा या ये चलता रहेगा, ये हमें डिसाइड करना है। इसमें सरकार हमारी कोई मदद नहीं करेगी, पुलिस प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। राइट, अब हम लोग चलते हैं तीसरी घटना। तीसरी घटना भी कुछ अजीबोगरीब है। अखबार वाले तो इसको बहुत नॉर्मल ढंग से बता रहे हैं, लेकिन मुझे इसमें बहुत सारे रहस्य दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी साजिशें दिखाई दे रही हैं। देश पर एक अलग ढंग का हमला दिखाई दे रहा है, तो इस घटना को भी आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान की एक लड़की जब वो 16-17 साल की रही होगी, 2014 में उसकी शादी होगी। 2019 में उसका पति सऊदी अरबिया चला जाता है। वो पाकिस्तान के कराची में टाइल्स लगाने का काम किया करता था। 2020 में वो लड़की पबजी खेलने लगती है। तब तक उसके 4 बच्चे हो चुके होते हैं उन 5 सालों में। और पबजी खेलने के दौरान दिल्ली के पास जो ग्रेटर नोएडा है, वहाँ ग्रेटर नोएडा में रबूपुरा नाम की एक जगह है, वहाँ पर सचिन सिंह मीना करके एक लड़का है जो एक ग्रोसरी शॉप में जॉब करता है और पार्ट टाइम में टैक्सी भी चलाता है। वह भी पबजी खेलता था। तो पबजी खेलने के कारण दोनों में ऑनलाइन मित्रता हुई। 3 सालों तक वो मित्रता चलती रही फ़ोन पर ही। अंत में दोनों ने ये तय किया कि हम शादी करेंगे।
अभी से 7 महीने पहले वह लड़की पंजाब के अटारी बॉर्डर से गैर कानूनी ढंग से भारत में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन भारत में जो सुरक्षा एजेंसियां थीं उस समय, उन समूह ने उसको पकड़ लिया, पूछताछ की और उसको वापस पाकिस्तान भेज दिया। अब ये जो लड़की है उसका नाम सीमा है, सीमा हैदर, और उसके हस्बैंड का नाम गुलाम हैदर। गुलाम हैदर ने 1 साल पहले उसको तलाक दे दिया। जब सुरक्षा एजेंसियों ने अटारी बॉर्डर से वापस उसको पाकिस्तान भेज दिया, तो सचिन और सीमा हैदर ये दोनों मिल कर के यूट्यूब पर खोजते रहे, इंटरनेट पर ढूंढते रहे कि भारत में घुसने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने वो तरीका अपनाया। पाकिस्तान के ही ट्रैवल एजेंट्स और कुछ और लोगों के गैर कानूनी सहायता से वह लड़की कुवैत पहुंचती है और वहाँ से सरजार जाती है। सरजार से फिर फ्लाइट पकड़ के वो काठमांडू आती है। ये मार्च की घटना है इस साल, और अटारी बॉर्डर वाली घटना 7 महीना पहले यानी दिसंबर में हुई थी। तो मार्च में काठमांडू में आती है। सचिन भी यहाँ से काठमांडू जाता है। 7 दिन तक दोनों होटल में साथ साथ रहते हैं। उसके बाद वो लड़की वहाँ से फिर वापस चली जाती है। अब अगली बार वो अपने 4 बच्चों को लेकर बिना वीज़ा के वैसे ही सरजा होते हुए काठमांडू पहुंचती है और नेपाल के पोखरा से दिल्ली आने वाली बस लेती है 11 मई को, और 13 मई को सचिन के पास रबूपुरा में पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर अति प्रसन्न होते हैं। सचिन के पिता नेत्रपाल सिंह का भी इसमें पूरा सहयोग रहता है। अब ये 4 बच्चों की माँ जो 27 साल की है, सचिन 22 साल का है, इनमें प्रेम होता है। उन 4 बच्चों के साथ वो लौट कर आती है। इसमें सचिन और उसके पिता का क्या इंटरेस्ट है, क्या स्वार्थ है, ये जानने वाली बात। अब सीमा और सचिन ये दोनों एक लोकल लॉयर से जाकर मिलते हैं, अपनी स्थिति बताते हैं कि हम दोनों प्यार करते हैं, लड़के पाकिस्तानी हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। यह बात उस वकील को अच्छी नहीं लगी। यहाँ कह सकते हैं कि उसमें देशभक्ति की भावना थी, नहीं तो वकील को पैसा मिलना था और वो उनका काम करा सकता था। लेकिन उसने इसके बदले में लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, और हो सकता है कि इसकी सूचना मिलने पर ये लोग रबूपुरा से भागे हों और हरियाणा में फरीदाबाद ज़िले के बल्लभगढ़ में ये दोनों मिले पुलिस को। पुलिस ने वहाँ इन लोगों को पकड़ लिया शनिवार, इसी शनिवार। और शनिवार, रविवार, सोमवार 3 दिनों तक पूछताछ करने के बाद मंगलवार को लीगली उनको अरेस्ट कर लिया और गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने में उन्हें पेश किया और सारी बातें बताई गईं। तो मजिस्ट्रेट ने उन तीनों को ही 14 दिन के न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। यह लड़की पाकिस्तान में टिकटॉक स्टार भी थी। बोलती है कि भारत से कि हमारे पूर्वज गए थे वहाँ बंटवारे के समय। ये बात जब भी सुनती तो मुझे भारत से लगाव रहता था। मैं भारत के टीवी सीरियल्स देखती थी। सलमान खान हमारे पसंदीदा हीरो हैं। मुझे भारत से बहुत प्यार है। मैं सचिन को बहुत प्यार करती हूँ, सचिन भी मुझसे बहुत प्यार करता है। हम दोनों शादी करेंगे। अब तो मैं पाकिस्तान लौट कर हरगिज़ नहीं जाऊँगी। मैं मरूँगी तो हिंदुस्तान में ही मरूँगी। पढ़ी लिखी नहीं है वो ज़्यादा, बोलती है 5वीं फेल है, लेकिन उसको हिंदी इंग्लिश बोलने भी आता है, लिखने भी आता है और कंप्यूटर का बहुत अच्छा नॉलेज है। कई देशों में वो अकेले घूम कर के आई हुई है, कई देशों का भ्रमण किया हुआ है। उसके पास से 4 मोबाइल, 6 पासपोर्ट, उसकी शादी के वीडियो कैसेट्स,
ये सब मिले हैं। लेकिन जब पुलिस ने उससे कुछ ऐसे नंबर मांगे जो उसके किसी निकटतम रिश्तेदार का हो, और उसने जो नंबर दिए उस नंबर पर जब फ़ोन किया गया तो फ़ोन पर उसके रिश्तेदार का रिस्पॉन्स नहीं आया, या तो घंटी नहीं बजी, या और जो जिसने फ़ोन उठाया उसने कहा कि नहीं मैं नहीं आता, सीमा हैदर नाम की किसी लड़की। अब यह एक प्रेम कहानी किसी को लग सकती है, लेकिन इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक नए तरीके से, जैसा कि आपने पीछे सुना होगा कि ऑनलाइन गेम के मार्फत बच्चों को, हिंदू बच्चों को मुसलमान बनाने की बातें हो रही हैं। वैसे ही कहीं ऐसा तो नहीं कि पबजी गेम के मार्फत हिंदुस्तान के लड़कों को ट्रैप किया जा रहा है और उनके पास ऐसे लड़की को भेजा जा रहा है जिसके साथ 4 बच्चे भी हों, और ताकि 5 पाकिस्तानी इंडिया में प्लांट हो जाएं, या इसके पीछे कोई आतंकवादी गिरोह तो नहीं है जिसने इसको इस ढंग से तैयार करके भेजा है, या सचिन और उसके फादर को कुछ बड़ी रकम तो नहीं मिल रही है इसके लिए, जैसे कि यह सूचना भी है कि वहाँ से चलते वक्त उसने अपना एक प्लॉट बेचा 12 लाख रुपए में। तो वो 12 लाख रुपए में फ्लैट बेचना, या कहीं और से भी कुछ पैसे मिले हों, तो ये सब तमाम तरह की चीज़ें हैं। कहने का मतलब कि अब पाकिस्तानी लोग आराम से इंडिया में घुस सकते हैं। इससे तो यही पता चलता है कि इंडिया में कहाँ कहाँ सुरक्षित द्वार है जहाँ से हम घुस सकते हैं, और इसको इन लोगों ने इंटरनेट और यूट्यूब पर खोजा है कि अगर तुम पाकिस्तान से सरजार चले जाओ, सरजार से फिर तुम काठमांडू आ जाओ, तो काठमांडू से इंडिया में घुसने में कोई परेशानी नहीं होती, आराम से घुसा जा सकता है। 13 मई को वो सचिन के पास पहुंच चुकी है। 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, बल्कि 2 महीने होने जा रहे हैं। इन 2 महीनों में वो यहाँ पर आराम से रह रही है सचिन के घर में। अगर वो शादी के पर्पज़ से उस एक देशभक्त वकील से नहीं मिली होती तो संभव था कि वो और भी लंबे समय तक रहती और किसी को पता भी नहीं चलता, जैसे कि बहुत बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ पर रह रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान के भी लोग यहाँ आकर के इस ढंग से रहना शुरू कर दें तो इस देश का क्या भविष्य होगा, क्या अंजाम होगा, ये आप बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो इन तीनों घटनाओं में कुछ न कुछ संदेश छुपा हुआ है। संदेश को हृदयंगम करना है, आत्मसात करना है, और इस पर हमें आम जनता को ठोस कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि जो लोग सरकार में हैं उनको इस बात की कोई परवाह नहीं, वो तो ऐश कर रहे हैं। जो बड़े धनवान बिजनेसमैन लोग हैं उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारे के सारे लोगों का किसी न किसी विदेश में अपना घर है, अपनी प्रॉपर्टी है। अगर भारत में कभी कुछ ऐसा अनर्थ होता है तो ये लोग तो बड़े आराम से यहाँ से निकल भागेंगे, और कोई इटली चला जाएगा, कोई थाईलैंड चला जाएगा, कोई अमेरिका चला जाएगा, कोई इंग्लैंड, कोई जर्मनी, कोई कनाडा। जो हम लोग आम लोग वो मरेंगे। इसलिए जब तक हम ये आम लोग आपस में संगठित नहीं होंगे, बात नहीं बनेगी। शुरुआत कीजिए, आम लोगों की शुरुआत कीजिए। कोशिश कीजिए कि इसमें कोई पॉलिटिशियन ना आए, इसमें कोई धनवान व्यक्ति ना आए, कोई बिजनेसमैन ना आए, कोई ब्यूरोक्रेट ना आए, कोई जुडिशियरी का आदमी ना आए, क्योंकि ये लोग आएंगे तो इस संगठन को फिर अपने ढंग से नचाना शुरू कर देंगे। तो कीजिए, जल्दी कीजिए। मामला बिल्कुल छिटकता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है, और हमारी गर्दन पर शिकंजा कसता जा रहा है। अपनी बेटियों का ख्याल रखिए, अपनी बहनों का ख्याल रखेंगे, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार के लोगों का ख्याल रखिए, सभी भारतवासियों का ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, फिर अगले वीडियो में।